का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। आज हम प्रबंध के सिद्धांतों से संबंधित निम्न बिंदुओं पर वन बाय वन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में और निर्णय लेने में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं, वो विज्ञान के सिद्धांत से अलग है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो मानवीय व्यवहारों से है। और प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और एक्सपीरियंसेस के आधार पर हुआ है। हेनरी फ्यूल के द्वारा 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं प्रबंध से संबंधित, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांतों का वर्णन किया गया। हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ही प्रबंध के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं। दोनों के बीच में कुछ समानताएं भी थी, जो इस प्रकार हैं। पहली, दोनों ने ही प्रबंध की आवश्यकताओं को महसूस किया और पाया कि प्रबंध जो है सर्वव्यापी है। हर लेवल पर, हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो लार्ज स्केल हो, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, हर जगह प्रबंध की आवश्यकता को महसूस किया। सेकंड, दोनों ने ही प्रबंध की समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया। तीसरा, दोनों ही यह मानते थे कि व्यक्तियों और उनके प्रबंध की आवश्यकता और महत्व तीनों ही लेवल पर आवश्यक है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। नेक्स्ट, दोनों ने ही प्रबंध की प्रक्रिया को सुधारने में अपना योगदान दिया। दोनों ही चाहते थे कि प्रबंध में सुधार हो और इसके लिए इन्होंने अपने प्रयास किए। नेक्स्ट, दोनों ने ही जो अपने विचार प्रिंसिपल के सिद्धांतों के रूप में प्रकट किए हैं, यह इनके अपने अनुभव के आधार पर दिए। तो पहले इन्होंने अनुभव किया अपने कार्यों के दौरान, और फिर उन्हीं के आधार पर इन सिद्धांतों को दिया। नेक्स्ट, और इन्होंने दोनों ने ही अपने अनुभवों को पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। नेक्स्ट, दोनों ही यह चाहते थे कि चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मालिक हो, दोनों में आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। कर्मचारी प्रबंधकों का सहयोग करें और प्रबंधक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल के मध्य कुछ असमानताएं भी, जो कि इस प्रकार हैं। पहली, हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है और एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, हेनरी फ्यूल ने प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने
उत्पादन में सुधार, उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रिंसिपल दिए गए और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा 4 प्रिंसिपल दिए गए। हेनरी फ्योल का जो मेन फोकस था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर था, यानी प्रबंधकों से संबंधित था, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का मेन फोकस था वो उत्पादन संबंधी स्तर पर था। हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत ये हैं, उन सिद्धांतों का जो निर्माण है उनके अनुभव के आधार पर किया, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो सिद्धांत दिए हैं वो शोध और उनके अनुमानों पर आधारित। हेनरी फ्योल का जो दृष्टिकोण था वो प्रबंधकीय था, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो दृष्टिकोण था वो इंजीनियरिंग। हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, हर जगह लागू होते हैं, लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत हैं वह केवल कुछ संस्थाओं पर ही लागू होते हैं। हेनरी फ्योल ने कहा कि संस्थाओं को अपना लाभ अपने प्रबंधकों के साथ बांटना चाहिए, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने विभिन्न जो भुगतान हैं किए जाते हैं कर्मचारियों को, उसके ऊपर बल दिया, यानी सबको मिनिमम वेतन तो मिले ही मिले कर्मचारियों को। अगर कोई ज़्यादा कार्य करता है तो उसे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए। हेनरी फ्योल ने प्लानिंग यानी कि नियोजन और नियंत्रण पर ज़्यादा जोर दिया, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कार्य और समय के ऊपर ज़्यादा बल दिया। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा। हेनरी फ्योल का मानना था यदि काम को बांट दिया जाए तो जो कार्य है वह जल्दी हो जाता है और सफलतापूर्वक हो जाता है, परंतु जो कार्य का बंटवारा है उसे योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो और उत्पादन में भी सुधार हो और संस्था को लाभ प्राप्त हो और किसी प्रकार का कोई भी वेस्टेज ना हो। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व। हेनरी फ्योल का मानना था कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है, उसे इस कार्य को करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को उस कार्य के प्रति उत्तरदायी भी ठहराया जाना चाहिए। यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को तब तक किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, जब तक कि उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए आप अधिकार ना दें।
यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो वह उनका मिसयूज भी कर सकता है, और किसी को ज़्यादा उत्तरदायी ठहरा दिया जाए तो वह परेशान भी हो जाता है। तो अधिकारों और उत्तरदायित्वों को इस प्रकार से मैनेज करना है कि दोनों ही अधिकार भी दे दिए जाएं और उस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए अधिकार दिए गए हैं उसके लिए उसे उत्तरदायी भी ठहराया जा सके। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, नियम, कानून, अनुशासन। ये तो सभी जानते हैं, कोई भी संस्था हो यदि अनुशासन का पालन नहीं होगा तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसलिए किसी भी संस्था में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं तो यह उनके लिए जरूरी है कि वह संस्था के नियमों का पालन करें, चाहे फिर वो उच्च अधिकारी हों, चाहे मध्य के अधिकारी हों, चाहे निम्न स्तर के अधिकारी हों। सभी संस्था के नियमों का अच्छे से पालन करें। यदि कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को एक ही बॉस से आदेश प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के दो बॉस हों जिससे जो आदेश है उसमें एक रूपता नहीं होगी। तो समझते हैं, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के दो बॉस हैं, ये आया, पहला बॉस आया, उसने उसको कार्य दिया, वो करता है। दूसरा बॉस आता है, वो कहेगा ये नहीं, ये काम पहले कर, उसे उसकी भी माननी पड़ेगी, वो भी बॉस है। तो इससे कार्य जो है प्रभावित होता है और कंफ्यूजन पैदा होती है, वेस्टेज होती है और जो कार्य है वो बार बार करना पड़ता है। तो इसीलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए कर्मचारियों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई परेशानी ना हो, तो हर कर्मचारी का केवल एक ही बॉस होना चाहिए, उसी से उसको आदेश प्राप्त होना चाहिए और उसी के ही प्रति वह उत्तरदायी होना चाहिए। इसे कहते हैं आदेश की एकता। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता से हमारा अभिप्राय है, यदि संस्था में 2-3 ग्रुप हैं, उनमें व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और सभी का उद्देश्य एक ही है, तो उन सभी ग्रुपों को एक ही हेड के अंतर्गत, एक ही बॉस के नीचे और एक ही प्लान के माध्यम से कार्य करना चाहिए, ताकि सभी मिलकर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना सहयोग दे सकें, वो अलग अलग डायरेक्शन में ना चले, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है। तो इसलिए वो सभी के सभी एक साथ मिलकर ग्रुपों में संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ही बॉस के अंतर्गत, एक ही प्लान के द्वारा वो कार्य करें, जिसे निर्देश की एकता कहते हैं। मान्य हित सर्वोपरि, यानी कि संस्था के अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, सभी के साथ मान व्यवहार होना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष की तुलना में सामान्य हितों का ध्यान रखना चाहिए और संस्था के हितों को सबसे ऊपर
देखा जाना चाहिए किसी व्यक्ति की तुलना में। यदि संस्था का किसी निर्णय से नुकसान होता है और किसी व्यक्ति विशेष को उसका फायदा होता है तो वह निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संस्था का हित सर्वोपरि होता है किसी व्यक्ति विशेष के हित की तुलना में। नेक्स्ट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जिससे वह खुश रहेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे, संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे और उन्हें अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे वो मन लगाकर काम कर सके। वेतन समय पर दिया जाए और उचित पारिश्रमिक जो भी बनता है किसी कर्मचारी का उसे रोका न जाए, उसे समय पर दे दिया जाए, जिससे कर्मचारी खुश रहेगा और संस्था के हितों का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण से हमारा अभिप्राय है जो भी अधिकार हैं वह सिर्फ टॉप लेवल यानी उच्च अधिकारियों तक ही सीमित होते हैं। सभी निर्णय लेने का अधिकार उच्च अधिकारियों द्वारा अपने पास ही रख लिया जाता है, तो उसे अधिकारों का केंद्रीयकरण कहते हैं। यदि उच्च अधिकारियों के द्वारा कुछ निर्णय लेने के अधिकार अपने से नीचे निम्न अधिकारियों को दे दिए जाएं, तो उसे अधिकारों का हस्तांतरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकारों का विकेंद्रीयकरण कहते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही जरूरी हैं। यदि संस्था छोटी है तो वहाँ केंद्रीयकरण से काम चल सकता है, यदि संस्था बड़ी है तो वहाँ विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, ताकि जो निर्णय हैं जल्दी से लिए जा सकें, कार्यों में देरी ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ना तो पूरी तरह से केंद्रीकरण होना चाहिए संस्था में और ना ही विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दोनों के बीच में इस तरह से बैलेंस स्थापित करना है ताकि जो संस्था है उसको फायदा हो। नेक्स्ट है स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। इसके अंतर्गत जो अधिकार हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो एक सीधी रेखा में, लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट। और कोई कर्मचारियों की कोई समस्याएं हैं, कोई परेशानियां हैं, तो वो भी उसी लाइन में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि निम्न स्तर का अधिकारी अपने से उच्च स्तर के अधिकारी को अपनी समस्या बता सकता है और उससे उस स्तर का अधिकारी अपने से उच्च स्तर के अधिकारी को वो समस्या पहुंचाएगा। निम्न स्तर का अधिकारी सीधा बिल्कुल टॉप लेवल पर अपनी बात नहीं रख सकता, यानी कि जो भी चाहे नीतियां हों, चाहे आदेश हों, जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वो भी सोपान श्रृंखला में चलते हैं। उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को, निम्न अधिकारी अपने से निम्न अधिकारी को सूचनाएं प्रदान करता है। उसी तरह से समस्याएं हों, नीचे से ऊपर जाती हैं तो वो भी अपने से उच्च अधिकारी को और वो अपने से उच्च अधिकारी को पहुंचाता है। तो इन संस्थाओं में जो सोपान श्रृंखला है उसको पालन किया जाता है।
आदेश यानी व्यवस्था। प्रत्येक स्थान के लिए एक वस्तु होती है और प्रत्येक वस्तु का एक स्थान होता है। इससे अभिप्राय है कि संस्था के अंदर जहाँ जिस व्यक्ति की आवश्यकता हो, जिस योग्यता की आवश्यकता हो, उस व्यक्ति को उसी स्थान पर होना चाहिए जहाँ उसकी आवश्यकता है और ज़रूरत है। जहाँ वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं वहाँ वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए और जहाँ जिस योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है वहाँ उस योग्य व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि संस्था के साधन हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है इक्विटी यानी कि समानता। एक संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें एक अच्छा वातावरण उपलब्ध होना चाहिए और संस्था में किसी भी कर्मचारी के साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे जो कार्य प्रभावित होता है, सबको एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और इस आधार पर, भेदभाव के आधार पर किसी को भी सजा नहीं दी जानी चाहिए। मान लीजिए संस्था में कोई आपका निकट संबंधी है, फेवरेट है आपका, तो आप उसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो दूसरा है जो आपका जानकार नहीं है तो उसे कोई गलती माफ नहीं करते, सजा दे दी जाती है लेकिन जानकार को माफ कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए, किसी भी आधार पर, जाति हो, धर्म हो, भेदभाव ना हो। नेक्स्ट है कर्मचारियों की कार्य में स्थिरता। कर्मचारियों को संस्था में बार बार हटाना नहीं चाहिए, उनको पूरा समय मिलना चाहिए कि वो अपने कार्य में स्थिर रहें, कार्य को समझ सकें और अपने कार्य को कर सकें। प्रत्येक कर्मचारी ये चाहता है कि उसकी जो जॉब है वो सुरक्षित रहे ताकि वह अच्छे ढंग से कार्य कर सके। यदि उसे हर समय अपनी जॉब खतरे में नजर आएगी तो वह मानसिक रूप से परेशान रहेगा और अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को उचित समय और अवसर मिलना चाहिए कि वह कार्य को समझ सके और उसे फिर बाद में कर सके। और यह चीजें किसी भी संस्था की सफलता के लिए भी जरूरी हैं कि जो कर्मचारी हैं बार बार छोड़कर ना जाए, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे। वो तभी संभव है जब कर्मचारियों को जॉब की सिक्योरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है पहल क्षमता, इनिशिएटिव। यदि कोई कर्मचारी संस्था के अंदर टैलेंट रखता है, निपुण है, किसी कार्य में कोई गुण है, इसके अंदर पहल क्षमता है, कुछ करने का हुनर है, तो उसे संस्था के द्वारा मौका दिया जाना चाहिए, ना कि उसे डांट कर
लगा देना चाहिए, जिससे क्या है, कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है। यदि आप उन्हें उनके कार्यों में सहयोग करते हैं तो वह मोटिवेट होता है और हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। प्रबंध का अंतिम सिद्धांत है सहयोग की भावना, टीम स्पिरिट। जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं संस्था के अंदर, उनके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। यदि वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तो संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसे तो कहा जाता है डिवाइड एंड रूल, यानी कि उनमें मतभेद पैदा करो, उनको बांटो और राज करो। लेकिन एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो अपने सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलता है, सभी की समस्याओं का समाधान करता है, सभी के बीच में सहयोग की भावना पैदा करता है, जिससे संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके और संस्था जो है मजबूत बन जाती है। यदि सभी संस्था के कर्मचारियों में एक दूसरे को सहयोग की भावना हो और एक दूसरे का साथ देकर चलने वाले कर्मचारी हों। प्रबंध की प्रकृति, नेचर। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सर्वयोग, यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं सभी संस्थाओं में लागू होते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो गैर व्यवसाय हो, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो, चाहे फिर वो बड़ा व्यवसाय, सब पर लागू होते हैं। दूसरा है जर्नल गाइडलाइन, सामान्य मार्गदर्शन। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, यह प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं उनके कार्यों में और उन्हें निर्णय लेने में। तीसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनकी जो स्थापना है सिद्धांतों की, वह शोध और अनुभव के आधार पर की गई है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं प्रत्येक संस्था में उनकी परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं, क्योंकि प्रबंधक को जो निर्णय लेना होता है परिस्थितियों के अनुसार लेना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में तो यह समान रूप से लागू हो जाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो प्रबंधक को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना होता है, यानी यह परिवर्तनशील है। पांचवा, मेनली बिहेवियर, यानी कि मानवीय व्यवहारों पर आधारित। जो यह सिद्धांत है यह मानवीय व्यवहारों पर आधारित है, क्योंकि प्रबंध की परिभाषा भी थी दूसरों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। दूसरों से कार्य करवाना है, उनके व्यवहार को प्रभावित करना है और उनसे काम निकलवाना। तो इसलिए ये जो मेन है मानवीय व्यवहारों पर ही आधारित है सिद्धांत। नेक्स्ट है कारण और परिणाम में संबंध। प्रबंध के सिद्धांतों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कारण और परिणाम का सिद्धांत भी सम्मिलित है। यानी कि अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करोगे तो उनके ये परिणाम होंगे। जैसे एक सिद्धांत था डिसिप्लिन। अगर कोई संस्था
संस्था अनुशासन में रहती है या रहकर कार्य करती है वो जरूर सफल होगी। ये कोज यानी अनुशासन का पालन और उसका जो परिणाम है वो है सफलता। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये हमेशा बदलते भी रहते हैं। कारण और परिणाम का संबंध भी इनमें पाया जाता है और हर परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय हैं वो प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं। प्रबंधकों को अपनी परिस्थिति के अनुसार जो उनके सामने है देखकर निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि जो ये सिद्धांत हैं ये परिवर्तनशील भी हैं। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व और पहला सिद्धांत है वास्तविकता उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को कैसी भी परिस्थिति हो उन परिस्थितियों में सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं, उनकी योग्यता को बढ़ाते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दूसरा है साधनों का अधिकतम उपयोग। कोई भी संस्था यह चाहती है कि उसके पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हों वह उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तभी संभव है जब उसके जो मानवीय संसाधन हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से संस्था के साथ। नेक्स्ट है वैज्ञानिक निर्णय। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लेने में सहायता करते हैं जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। नेक्स्ट है फोर्थ, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड। बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। आज का जो वातावरण है वो परिवर्तनशील है, समय समय पर बदलता रहता है। तो यह प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को प्रत्येक परिस्थिति में नेतृत्व करने का उनका सहयोग करते हैं ताकि संस्था में जो परिवर्तन हो उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके बदलते वातावरण के अनुसार। नेक्स्ट है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंधकों का उद्देश्य होता है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति। तो प्रबंधकों को चाहिए कि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखें, उन्हें समय पर वेतन मिले और उनके साथ समानता का व्यवहार हो जिससे सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रबंधकों का प्रशिक्षण, उनकी शिक्षा और अनुसंधान। प्रबंध के सिद्धांत उन एरिया को पहचानने में सहायता करते हैं जिनमें भविष्य में प्रबंधकों को किसी प्रकार की कोई भी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो और प्रबंधकों को कहीं किसी एरिया में समस्या आ रही हो उसे दूर करने में और उनमें शोध करने में भी सहायता करते।
केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में अंतर। केंद्रीयकरण में जो निर्णय लेने की ताकत है वह केवल उच्च अधिकारियों के पास रहती है। विकेंद्रीयकरण में जो निर्णय लेने का अधिकार है वह मध्य और निम्न स्तर कर्मचारियों को भी दे दिया जाता है। दूसरा है केंद्रीयकरण, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है जहाँ संस्था छोटी हो। यदि संस्था बड़ी है तो वहाँ विकेंद्रीयकरण एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तीसरा, जो केंद्रीयकरण है यानी जो अधिकार लेने की ताकत है वह केवल उच्च अधिकारियों के पास हो, जो निर्णय हैं वो जल्दी लिए जा सकते हैं, निर्णय जल्दी होंगे। और विकेंद्रीयकरण में निर्णयों को लेने में देरी होगी। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण में जो कर्मचारी हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और विकेंद्रीयकरण में कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट है केंद्रीयकरण में जो भी बर्डन है वो सारा उच्च अधिकारियों के पास ही रहता है। और विकेंद्रीयकरण में जो भी कार्यों का बर्डन है वो मध्य और निम्न स्तरीय अधिकारियों को दे दिया जाता है।